जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो जिस तरह से हम यशवंत नगर में सुबह से यहाँ पर आज मसला चल रहा था उसको लीड कर रहे थे और यहाँ पर चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये सारी तमाम चीज़ों को देखते हुए एडवोकेट यूसुफ खान वो यहाँ पर हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब ये चीज़ें होने के बाद इनको एक उम्मीद मिली है, एक राहत मिली है, एक उम्मीद की किरण मिली है। तो हम चलिए बात करेंगे यूसुफ एडवोकेट से। यूसुफ एडवोकेट जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये क्या मसला है, क्या माजरा है और क्या होने वाला है आगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और जो म्हाडा के करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का पुनर्वसन नहीं कर सकते हो तो उनसे रेंट लेना बंद कर दो। ये जो गरीब लोग नहीं है, ये एक्चुअल टेनेंट्स है, ये सेस बिल्डिंग के टेनेंट्स है। ऑलमोस्ट 75% टेनेंट्स है। इन्हें बॉम्बे की सेस बिल्डिंग से यहाँ पे शिफ्ट किया गया, करीबन 40 साल हो गए। तो 40 साल से ये अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह रहे और इनकी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करना मुंबई आरएनआर बोर्ड का, जो म्हाडा की एक बोर्ड है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से कई हजार बिल्डिंगें बंद पड़ी है और इनके लोगों को मजबूरन ट्रांजिट कैंप में डाल करके छोड़ देते हैं लावारिस की तरह, जिसकी वजह से ये बेचारे जो लोग हैं वो उनको उनका हक नहीं मिलता है। तो करीबन 2019 में आपको पता होगा एक जीआर आया था जिसमें ABC कैटेगरी का कानून लाया गया था, जिसमें A मतलब म्हाडा का टेनेंट, B मतलब म्हाडा के टेनेंट से खरीदा हुआ और C का मतलब ट्रेसपासर्स। अब यहाँ पे ये जो पॉलिसी है, आपको बताना चाहूँगा, भारत नगर के अंदर इस तरीके का एक रीडेवलपमेंट हुआ था जिसमें ट्रांजिट कैंप के 712 लोगों को पुनर्वसन किया था, जिसकी लड़ाई भी मैंने लड़ी थी और मुझे पता है कि उसमें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो कोई भी लड़ाई में संघर्ष करे बगैर कोई हक नहीं देता है। गवर्नमेंट सिर्फ बिल्डरों का काम करने के लिए बैठी है, गरीबों के लिए या म्हाडा के टेनेंट्स के लिए कोई स्कीम पॉलिसीज अगर बनती है तो वो भी दिखती है, बनती है एक्चुअली बिल्डर्स के लिए। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ये म्हाडा के टेनेंट्स है और आप इन्हें टेनेंट्स की जो डेफिनेशन है वो उसमें अगर आप कैटेगरी A में मानते हो तो इन्हें 33(7) की स्कीम इनके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये स्कीम उन्होंने वहां पे ऐसी एप्लीकेबल की है भारत नगर में। अब आप पूछोगे कि मुंबई सबब में मुंबई सिटी की स्कीम कैसे लागू कर दिया वकील साहब, तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो ऑफर लेटर इशू हुआ था भारत नगर में, उसके अंदर ABIL ग्रुप को बाकायदा 33(7) के तहत इर्रेवोकेबल कंसेंट लिया गया था 51% के लोगों का, और उसके बाद में प्रपोजल सबमिट हुआ था। वहां पे भी 33(5) की स्कीम बाजू में चल रही थी और दोनों को मर्ज किया गया। तो यहाँ पे उससे ज्यादा बड़ा घोटाला क्या हो गया, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 33(5) की स्कीम चल रही है। 33(5) की स्कीम बेसिकली चलती है HIG, LIG, EWS, ये वो लोग होते हैं जो लॉटरी में जिनको घर मिलता है। तो बेसिकली वो जो होती है उसके लिए एक मुंबई बोर्ड बनी हुई, हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं, मुंबई हाउसिंग बोर्ड, और ये रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड होती है इसका काम है कि जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हो जाती है पुरानी आइलैंड सिटी में, उनके लोगों को ला करके जहाँ ट्रांजिट कैंप बनी है, टोटल 56 ट्रांजिट कैंप्स है, तो उसमें जिसके पास जो जो ऑक्यूपेंसी उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये लोग एक एक्चुअल टेनेंट्स है जिन्हें अगर आप 33(7) में रीडेवलपमेंट में अगर आप जाते तो शायद बिल्डर को और बेनिफिट मिलता, लेकिन इनको इलीगली तरीके से 2023 में एक ऑफर लेटर में, रिवाइज्ड ऑफर लेटर में इन्हें इलीगली इंक्लूड कर दिया। ना कि बिल्डिंग के सोसाइटी को कभी कंसल्ट किया गया, ना उनसे कोई GBR लिया गया, ना कोई उनसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुए, और डायरेक्टली इनको 33(5) की स्कीम में डाल दिया। चलो ठीक है, मैं 2 मिनट के मानता हूं कि चलो 33(5) भी एप्लीकेबल है, पर एज पर लॉ वो एप्लीकेबल नहीं है। तो भी इनको बाजू में जो लोगों को 550 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया दिया जा रहा है, तो बेसिकली आप इनके साथ में ये अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इन्हें 300 स्क्वायर फीट का एरिया क्यों दे रहे हो? मेरा सबसे पहला सवाल म्हाडा से है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से है कि क्या ये लोग 300 के लिए हकदार है?
क्या 40 साल से इन्हें सिर्फ 75 स्क्वायर फीट का एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा करके दिया जाना चाहिए? क्या ये डेवलपमेंट है? क्या शिंदे साहब ने ये स्कीम लाई है? क्या सिर्फ बिल्डर के लिए काम हो रहा है? मेरा सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा, अगर आप उनको 550 दे रहे हो, जो बिल्डिंग नंबर 1 to 8 और 11 to 16, इनके मेंबर्स को आप दे रहे हो 550 स्क्वायर फीट और आप इनको दे रहे हो 300, तो ये आर्टिकल 14 का क्लियर कट वायलेशन है। आर्टिकल 14 में ऐसा है कि राइट टू इक्वालिटी, सभी एक निगाह से देखना है, हमें सबको एक पॉलिसी के तहत और एक ही लॉ के तहत सबको बेनिफिट्स देना है। यहाँ तो भेदभाव नजर आ रहा है, खुला, यहाँ पर भेदभाव- आपको खुला बता रहा हूं मैं, जी, जी। ऑन पेपर्स है। जी, तो ये बेसिकली इनकी लड़ाई है कि भाई हमें 40 साल बाद 75 स्क्वायर फीट के लिए आप जबरदस्ती साइन करने बोल रहे हो और बाकी के लोगों को आपने 550 दिया इसलिए उन्होंने खाली कर दिया, हाँ। तो इन्हें दे दो जो इनका जायज हक है। और ये भी इजीली मतलब साइन करने के लिए ये भी तैयार है। रेडी है, ये कोई भी इसमें से जी। रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट ओके। ये करना चाहता हूँ। दूसरी चीज कि इन्हें जो इनके साथ और एक अन्याय हुआ है कि इसमें म्हाडा के ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने अपने आप को ट्रेसपासर्स दिखा करके और कुछ रूम को अपना साइन करके भाड़ा लेकर के उन्होंने लिस्ट में अपना नाम चढ़ा दिया। तो मेरा आपसे कहना है, क्या उनको बचाने के लिए ये रूम बिल्डिंगें खाली हो रही है? think so। तो वो लिस्ट भी हमने दी है कि भाई आप इनके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो। जी, हम यही चाहते कि वो उनको मिले नहीं मिले वो कानून का पार्ट है, हम उसके विरोध नहीं है। हम चाहते हैं अगर आप उनको दे रहे हो तो वो भी 550 उनको मिलना चाहिए। बेसिकली लॉ के हिसाब से अगर आप उनको लीगलाइज कर रहे हो, जी। क्योंकि वो सर्विस टेनेंट थे, अब वो ट्रेसपासर हो गए, आपने उन्हें ट्रेसपासर एक्सेप्ट कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट उनको भी तो 550 दो। आप उनको तो 550 भी नहीं दे रहे हो और उन्होंने तो रूम के अंदर आए भी नहीं, बाहर से पेपर वर्क करके पैसे उठा के उन्होंने दिखा दिया कि वैकेटेड। आज वो रूम सील करने आए थे एक्चुअली, ओके। आज वो रूम सील करने आए थे, उसके आड़ में ये लोगों के घरों में जबरन घुसा गया। आपको दूसरा मुद्दा बताता हूं, इन्होंने 6 सितंबर 2023 को 48 आवर्स की एविक्शन नोटिस दी थी। इमीडिएटली हमने उसके ऊपर रिप्लाई फाइल किया और उससे पहले भी हमारे कई रिप्लाईज है, कई रिप्रेजेंटेशंस है। तो उन्हें क्या करना चाहिए था, लॉ ये बोलता है कि कोई नोटिस आती है तो आप उस पर अगर रिप्लाई आया है जी, तो आप उसको हियरिंग दो, उसकी बात सुनो, अगर आप नहीं भी देते हो तो आप ऑर्डर पास करो। तो एविक्शन ऑर्डर के बगैर एविक्शन नोटिस के ऊपर आप क्या इतने सारे लोगों को बेघर करना चाहते हो? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं, अभी आपने स्टे लाया तो ये अब आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई है, क्या संज्ञान लिया जाएगा? मैं कोर्ट में आज क्या हुआ वो भी बताना चाहता हूँ। बताइए। आज सुबह में हमारा केस फाइल हुआ। केस फाइल होने के बाद हमने 2:30 बजे कोर्ट के सामने मेंशन किया। एडवोकेट फॉर म्हाडा श्री प्रसाद लाड साहब को हमने सर्विस किया, लीगल डिपार्टमेंट में भी सर्विस किया, बट कोर्ट ने हमें कंसीडर नहीं किया, जिसके वजह से अर्जेंसी के ऊपर कोर्ट ने हमें आज सुनवाई नहीं दी और उन्होंने कहा कि हम प्रोसीजर में सुनेंगे, जिसके वजह से उन्होंने 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो यहाँ पे टेररिस्ट से भी बुरा हाल कर दिया इनका, जो मतलब टेररिज्म बोलते हैं ना, कि पुलिस को लेकर के घरों में घुसना। हमने देखा यहाँ पर बहुत तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर आई थी, म्हाडा के वरिष्ठ अधिकारी भी थे, यहाँ पर बहुत मुठभेड़ भी हुई, हमने वो सारा दर्शाया हमारे चैनल पर, हम हमारे चैनल के व्यूजर्स को जरूर दिखाएंगे। अब आगे के लिए अब इनको राहत कहाँ तक की मिली, मैं वो जानना चाहता हूँ। 4:30 बजे चीफ जस्टिस साहब उठ के गए अपने चेम्बर में जी। हमने करीबन 4:45 बजे के आसपास हम चीफ जस्टिस के चेम्बर में गए। वहाँ पे उनके पर्सनल सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई, सारी डिस्कशंस हुई, सर से बात हुई। उसके बाद में उन्होंने हमें भेजा प्रोतोनोटरी के पास, वहाँ से हमें भेजा गया असिस्टेंट प्रोतोनोटरी के पास। इमीडिएटली उन्होंने हमारा पेपर, इमीडिएटली हाईकोर्ट ने कंसीडर किया कि वाकई में ये अन्याय हो रहा है और उन्होंने तुरंत इमीडिएटली बोला म्हाडा के लॉ ऑफिसर को फ़ोन करके हम ये मैटर सुनेंगे 3 तारीख को, जब तक के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये जो अत्याचार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। उसके बाद करीबन 6 बजे के बाद उन्होंने बैकफुट लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ गलत काम कर दिए थे, वो आपको ये लोग बताएंगे बेहतर, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं। तो आप वो इनसे पूछ लीजिए, इनसे कुछ पेपरों पे साइन लिया गया, इन्हें धराया गया, धमकाया गया, सब देखा, तो हमने सब देखा बेहतरीन तरीके से। तो वो सारी चीजें गैर कानूनी है। क्या किसी बिल्डर के लिए म्हाडा के ऑफिसर्स इस हद तक जा सकते हैं? जी।
और वो भी छोटा मोटा बिल्डर नहीं है, आप जानते हो, जिनकी गाड़ी में शिंदे साहब घूम रहे हैं वो बिल्डर है, तो क्या हो सकता है इस देश में, इस स्टेट में क्या होगा वो आप फैसला करो। मैं नाम क्या बताऊं, गाड़ी पे नाम था अच्छा खासा, बड़ा नाम था। और वो गाड़ी वीआईपी गाड़ी थी, जब ओपनिंग हुई थी ब्रिज की, टनल की, तो वो शिंदे साहब का आप इंटरव्यू ले लीजिए, वो बताएंगे बेहतर। तो कोशिश रहेगी हमारी उनसे भी इंटरव्यू लेने की है, क्योंकि वो हमारे सीएम है। और अभी नहीं, तीन हमारे भी है। और अभी 3 तारीख का आपको 3 तारीख तक आपको वो तारीख मिली है। हमें उम्मीद है कोर्ट के ऊपर, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हमें मान्य है, लेकिन कोर्ट इस तरीके का जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी और कोर्ट इमीडिएटली इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगी। हमें उम्मीद है कि जो डिस्प्यूट है, जो हमारे लॉ पॉइंट्स है, उसे कंसीडर किया जाएगा और हमें ये भी उम्मीद है कि 3 तारीख को कोई अच्छी राहत हमें मिलेगी। ओके, थैंक यू। देखिए किस तरह से यूसुफ एडवोकेट ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सारी बातें रखी, जड़ से सारी तमाम चीज़ों को बताया कि किस तरह से यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ा, किस तरह से ये हाई कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे। तो देखिए इनको अभी तक 3 तारीख मिली है और इनको उम्मीद है हाई कोर्ट से, और इनको उम्मीद है अदलिया से, इनको उम्मीद है कानून से कि हमको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। चलिए अब हम यहाँ के टेनेंट से बात करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से देखा यहाँ पर ये लोगों ने बहुत संघर्ष किया। चलिए बात करते हैं कि अब इनका आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिस हिसाब से आज इनके साथ मुठभेड़ और कार्रवाई हुई। सर क्या कहना चाहिए आप? सकाळपासून 10:30 वाजल्यापासून म्हाडाचे अधिकारी आणि पोलीस फोर्समध्ये या ठिकाणी आमच्या खोल्या रिकाम्या करायला पूर्ण शक्ती आणि ताकद लावून त्या इथे आले होते आमच्या खोल्या रिकाम्या करायला। दुपारच्या नंतर त्यांनी आम्हाला जबरदस्ती आम्हाला असं सांगितलं, हे 2 पंचनामे इथे तुमच्या समोर दाखवते, ह्या पंचनाम्यावरती तुम्ही सही करा। एक तर व्हॅकेशन तुम्हाला ट्रान्झिट कॅम्पची आहे, याच्यामध्ये एक ऑप्शन आहे आणि दुसरा ऑप्शन आहे की बिल्डरच्या सोबत जा। अशा तऱ्हेचे 2 ऑप्शन्स आम्हाला फॉर्म दिले, त्यामुळे लोक घाबरली, नाहीतर तुमच्या घराला आम्ही आत्ताच्या आत्ता सील करू। लोक अक्षरशः घाबरली, त्याच्यामुळे 2 पैकी एका ऑप्शनमध्ये लोकांना जबरदस्ती सह्या करून घेतल्या। त्यांचा पोलीस फोर्स होता, बिल्डरची माणसं त्यांच्यासोबत होती। शेवटी नाईलाज म्हणून लोकांनी सह्या घेतल्या, कारण कोर्टामध्ये आमचे वकील साहेब तिथे लढत होते, तोपर्यंत निकाल काय आला नव्हता। पण 5:30च्या आत हा सगळा पूर्ण कारभार त्यांनी पूर्ण करून घेतला। आज लोक आम्ही अक्षरशः दहशतीमध्ये आहोत। आता आम्ही पोलीस स्टेशनला जाऊन त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करतोय की आम्हाला जोर जबरदस्ती आम्हाला केल्यामुळे आम्ही आज सह्या केलेल्या आहेत। आम्ही स्वतःहून खुशीने सह्या केलेल्या नाहीत, कारण आमच्याकडे ऑप्शनच नव्हता। जर सह्या केल्या नसत्या तर एकाची रूम सील केल्यानंतर लोक घाबरली। एकाची रूम या 10 नंबरमध्ये एकाची रूम सील केल्यानंतर लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण झालं आणि त्याच्यामुळे लोकांनी या पंचनाम्यावरती सह्या केलेल्या आहेत। पण आम्ही ह्या सह्या खुशीने केलेल्या नाहीत। सरकारने आमची विनंती लक्षात घ्यावी। धन्यवाद। ओके, इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।